देखिए पहला क्वेश्चन आज का करते हैं, इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या खास बात है? अनलिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स एंड रिसीव डिविडेंड। क्या इक्विटी शेयर होल्डर में पैसा लगाने पर आपको लाइफ टाइम के लिए डिविडेंड मिलता है? विकास जी मिलेगा, मैंने कहा कल का और आज का एक साथ मिलेगा, वो चैप्टर कंप्लीट होने पर अपलोड में करता हूँ उसको, तो आपको कल का लेक्चर आज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कंप्लीट हुआ है वहां मिलेगा। लिमिटेड लाइफ होती है इक्विटी शेयर्स की? बिल्कुल नहीं, लिमिटेड लाइफ वाला तो ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएंगे। अनलिमिटेड लाइफ वोटिंग राइट बट रिसीव्स नो डिविडेंड, यही आएगा, डिविडेंड मिलता है आपको। आंसर क्या आ जाएगा? ए हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन से जब आप जुड़ रहे हैं तो लाइक करते चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, अरे हाँ तो आंसर भी दे दिया मैंने आपको साथ में। चलिए, इक्विटी shares have a unlimited life and a voting right and receives dividend, तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या शामिल नहीं होता है? व्हाट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड, बताइए फटाफट, इनमें से क्या एक्सटर्नल सोर्स नहीं है? क्विकली बताइए, लाइक जरूर करते चलिएगा सेशन को, फटाफट से बता दीजिए। सेकंड में देबाशीष जी का कहना है रिटेन्ड अर्निंग आएगा, और बिल्कुल करेक्ट है। देखो डिबेंचर एक तरीके का लोन है, ओडी आप सब लोग फैमिलियर है, बैंकर्स हैं आप सब लोग। लीज, लीज में क्या होता है, मैं आपकी प्रॉपर्टी किराए पे ले रहा हूँ, है ना, तो ये भी एक तरीके का, आप दे रहे हो ना मुझे, बिना पूरा पैसा लिए मेरे को एक नॉमिनल मंथली रेंटल पे आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो लीज जो है वो भी क्या है मेरे लिए, लीजिंग भी एक्सटर्नल सोर्स है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? दो चीजें रिटेन्ड अर्निंग में शामिल होती है, आपका कमाया हुआ प्रॉफिट और आपका कमाया हुआ पुराना प्रॉफिट जो जनरल रिजर्व में रखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स बताइए, मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड, हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कंपनी शेयर कैपिटल, आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। बताइए इसमें से, यस बिल्कुल, बैंक्स ओन प्रॉफिट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, बिल्कुल। बताइए प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें से क्या पॉइंट है जो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सही है? तो देखो प्रेफरेंस पर ब्याज तो नहीं मिलता, तीसरे में बताइए जल्दी जल्दी, देवाशीष जी, शारदा जी, गीता जी, विकास जी। देखिए याद रखिएगा, इसका आंसर जो है आप सभी लोगों का, कोशिश आपकी अच्छी है, इसका आंसर ए आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स पर हमेशा डिविडेंड मिलता है, कंपलसरी है। प्रेफरेंस को वोटिंग राइट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट सिर्फ एक ही केस में मिलता है, ये भी याद रख लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रेफरेंस को वोटिंग राइट सिर्फ एक ही केस में मिलता है, व्हेन डिविडेंड आर अनपेड फॉर 2 years। जब 2 साल से मैंने आपको डिविडेंड नहीं दिया ना, तो फिर आप मेरे वोटिंग राइट्स ले सकते हो, बाकी नॉर्मली प्रेफरेंस को वोटिंग राइट नहीं मिलता। प्रेफरेंस को ये सारे पॉइंट जो है, नॉट पार्ट ऑफ गलत लिखा, पार्ट ऑफ द कंपनीज के शेयर कैपिटल होता है, कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस को जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? ए आएगा। कोशिश आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया की है, पर याद रखिएगा ए करेक्ट आंसर है। थर्ड, a debenture issued for a period of 10 years, बताइए, is a long term loan, cannot be issued as a secured instrument, is a short term loan, receives dividend payment। डिबेंचर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल के लिए इशू किया, क्या खास बात होती है 10 साल वाले डिबेंचर में? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल का हो चाहे 50 साल का हो, 1 साल से ऊपर का जो भी होगा वो सब लॉन्ग टर्म बोला जाता है। परपेचुअल डेट कैपिटल रेफर्स टू, परपेचुअल डेट कैपिटल का क्या मतलब है?
perpetual debt capital, fund raised through the sale of shares, fund raised by borrowing that need not to be repaid, factoring account receivables and inventory loans. Question number 5. Keep liking the session also. Question number 5 जल्दी बता दीजिए, बाकी के साथी भी बताइए। बहुत बढ़िया, अनुप्रीता जी, देवाशीष जी, तारक जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। फंड्स रेज बाय बोरोइंग दैट नीड नॉट टू बी, तो परपेचुअल का मतलब ही वही होता है जो कि नीड नॉट टू बी रीपेड। एक चीज याद रखना, इसका ये मतलब नहीं है कभी भी नहीं लौटाना, नहीं शारदा जी, बी आएगा आंसर। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी नहीं लौटाना, विल बी refunded only at वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी बंद होगी तब ये पैसा मिलेगा, उसके पहले ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। चलिए, तब आंसर लगे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस में। इनमें से क्या एक्सटर्नल सोर्सेज में नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स इसका आंसर आएगा, पता नहीं कैसे रिपीट हो गए। चलिए, इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड, इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इनमें से क्या नहीं आएगा। देखिए, इसके साथ आंसर लगे हुए हैं, कुछ कंसेप्ट हम साथ में समझ लेंगे। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये कंपनी के मालिक होते हैं, फिर भी इन्हें इंटरनल सोर्स नहीं माना गया है, डू नॉट इंक्लूड। ये कंपनी के मालिक होते हैं, फिर भी इन्हें आउटसाइडर माना गया है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, फिर भी इन्हें एक्सटर्नल माना गया है, कोई बता सकता है क्यों? एनीवन ट्राई कीजिए। Why these are treated external? मालिक माने जाते हैं ना शेयर होल्डर तो कंपनी के, फिर भी हम कह रहे हैं कि ये जो है वो है आउटसाइडर से। देखिए, समझिए आप बात को, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यस, नहीं, दे आर नॉट आउटसाइडर्स, दे आर दी ऑनर्स। कंपनी के मालिक उन्हें कहा जाता है, फिर भी उन्हें क्यों हम मान के चलते हैं, उसका रीजन मैंने आपको बताया। एक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहता है दैट द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। सो बिजनेस खुद अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो रिलायंस लिमिटेड इन द आईज ऑफ लॉ एक सेपरेट इंडिविजुअल पर्सन है, और आपका मुकेश अंबानी जी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पर्सन है, दोनों अलग अलग पार्टी है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एक एक बहुत ही फेमस कोर्ट केस है, जिसका नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, याद रखिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं देवाशीष जी, मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। एसीएस मतलब एसीएस क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। देवाशीष जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे, आप मुझे बताइए एक बार।
मैं आपका ACS वाला मीनिंग नहीं समझा, क्या आप ACS की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन में ये डिसीजन आया, तो ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में एडवांस फाइनेंस है और मैनेजमेंट भी एडवांस है। सो ये एक लीगल कोर्ट केस है। अच्छा, अकाउंट साहब बोल रहे हैं? नहीं नहीं, चलिए इस बहाने एक और बात आप समझिए देवाशीष जी और सभी साथी। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दो अलग अलग बातें हैं, ये एक बात नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दो अलग अलग चीजें हैं, कभी फुर्सत में उन पे भी बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंडिंग, शॉर्ट टर्म फंडिंग का सबसे पॉपुलर सोर्स क्या है? द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंडिंग इंडियन मार्केट में, शॉर्ट टर्म फंडिंग का सबसे पॉपुलर सोर्स क्या है? वैसे तो मैंने आंसर दिए हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में फैक्टरिंग का मतलब क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए व्हाट डज इट मीन बाय फैक्टरिंग। शॉर्ट टर्म फंडिंग का मोस्ट पॉपुलर सोर्स क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स है। नहीं, ऐसे क्या कर रहे हो, आंसर था स्क्रीन पे फिर भी गलत आंसर क्यों दे रहे हो यार? ट्रेड क्रेडिट, एक बिजनेसमैन माल उधार खरीदता है, एक रिटेलर हमेशा माल उधार खरीदता है, एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर से हमेशा उधार माल खरीदता है। तो हम क्रेडिट पर खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसा आता है तो हम लौटाते हैं, तो आंसर तो टू आएगा। ट्रेड क्रेडिट इज आंसर। नहीं नहीं नहीं, सबीना सबिहा जी, इफ आई एम गेटिंग योर नेम करेक्ट, सबिहा जी नहीं। बिल डिस्काउंटिंग नहीं शारदा जी, बिल डिस्काउंटिंग फैक्टरिंग को नहीं बोलते। अरे ऐसा करोगे क्या, मुझे तो लगा आप तो बैंक वाले तुरंत बताओगे सब लोग। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का मतलब वो बंदा जो कि बैंक आएगा और बैंक को बोलेगा आपके सारे लोन अकाउंट, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, मुझे सेल कर दो आप, और इसके बदले में पेमेंट ले लो, रिकवरी का काम मैं करूंगा, और रिकवरी के बदले में क्या लूंगा? कमीशन। तो ये वो बंदा है जो आपके बैंक के जो डेट्स होते हैं उन डेट्स को रोटेट करने के काम में आता है। ये कहता है कि आपके बैंक ने अगर 100 करोड़ का लोन डिसबर्स किया हुआ है, आप वो सारा 100 करोड़ का लोन 90 करोड़ में मुझे बेच दो, रिकवरी मेरी, लॉस होगा वो भी मेरा, आप तो 90 करोड़ आज पकड़ो, फ्री हो जाओ। सो बैंक का मेन बिजनेस रिकवरी करना नहीं है। अगर बैंक को सौदा सुटेबल लगता है तो वो ये सौदा किसको दे देंगे? इस फैक्टर को दे देंगे। दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। बताइए फैक्टरिंग का कंसेप्ट क्लियर है? फैक्टरिंग आ सकता है यार आपके फाइनेंस के पोर्शन में, फाइनेंस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। बैंकों को फैक्टरिंग के थ्रू बहुत सारा सोर्स मिलता है हेड ऑफिस लेवल पर। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? बताइए। बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं अगला। अंडर द लीज एग्रीमेंट द लीजी गेट्स द राइट टू, लीज एग्रीमेंट के अंदर लीजी को क्या राइट मिलता है? सो लीज एग्रीमेंट के अंदर लीजी को राइट टू यूज मिलता है, एसेट्स को, यूज दी एसेट्स, राइट टू यूज एसेट्स। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम के काम का है। लीजी को राइट टू यूज मिलता है। चलिए थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस करा देता हूं मैं आपको, थोड़े कुछ जल्दी जल्दी कर लेते हैं, दो चार क्वेश्चन। एडीआर क्या होता है? एडीआर,
एडीआर आर इशूड इन, तो एडीआर होता है यूएसए में इशू। आंसर तो चलिए हम टिक कर लेते हैं, एडीआर यूएसए में इशू होता है। कोई भी साथी जो ये इनपुट देना चाहे कि एडीआर होता क्या है, व्हाट इज एडीआर? बहुत बढ़िया, ये होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। चलिए फुल फॉर्म तो आप लोगों ने जान ली, फुल फॉर्म तो आपको पता है। होता क्या है देखो, इसको ध्यान से समझना। थोड़ा सा हमको 1-2 मिनट तो लगेंगे, पर कंसेप्ट बड़ा काम का है। कोई भी इंडियन कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर्स यूएसए में बेचना चाहे, तो अमेरिका में बेचने के लिए इनको, इनके पास वहां एक पार्टनर होना चाहिए। भाई अमेरिका का शेयर होल्डर, अमेरिका में जो वहां के जो सिटीजन है, वो इंडियन कंपनी का भरोसा कैसे करेंगे? कल को पैसा खा के भाग गए तो इंडिया कौन आएगा उन्हें पकड़ने? तो एक कोई भी कंट्री का आदमी अपनी ही कंट्री के लोगों पे भरोसा करता है। तो यहाँ एक बैंक होगा जिसको ओवरसीज बैंक बोलेंगे। वैसे पूरा ही नाम लिख देता हूं जब समझ ही रहे हैं, तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक भी इंडियन कंपनी का भरोसा क्यों करेगा? तो अपने इक्विटी शेयर बेचने के लिए ये इंडिया के अंदर एक, अब इंडिया में है तो नाम क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को अपॉइंट करेंगे। अपनी भाषा में बोले तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा कि मैं वहां एचएसबीसी से बात कर लूंगा। बैंक बैंक को ट्रस्ट करते हैं। तो अब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक अमेरिका में एक ओवरसीज डिपॉजिटरी को अपॉइंट करेगा और उससे कहेगा कि मेरे पास एक कंपनी है, उसके इक्विटी शेयर्स वो अमेरिका में बेचना चाहते हैं। तो अमेरिका में जब इन इक्विटी शेयर्स को इस प्रोसीजर से बेचा जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाता है वहां जाते ही? तो रिलायंस का शेयर वहां जाते ही क्या बन जाएगा? एडीआर। यहां पर ये शेयर्स किस डिनोमिनेशन में था? रुपए में। जब वो इस प्रोसीजर से चल के वहां तक पहुंचा तो एडीआर बन गया, और एडीआर का डिनोमिनेशन क्या होता है? हमेशा डॉलर में होता है। बताइए, एडीआर का कंसेप्ट क्लियर है? लाइक जरूर कर लेना दोस्तों सेशन को। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, बात समझ में आई, कोई नई चीज आपके लिए अगर थी, काइंडली लाइक द सेशन और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। क्यों आप लोगों के लिए जानना जरूरी है? ये डोमेस्टिक कस्टोडियन भी एक बैंक होगा और ये भी एक बैंक होगा। नॉर्मली बैंक्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसीजर को रन करते हैं। क्लियर? चलिए, अंडर द फैक्टरिंग एग्रीमेंट, व्हाट इज ईएस? इक्विटी शेयर्स। शारदा जी, इक्विटी शेयर्स को ईएस बोलेंगे। अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट, द फैक्टर produces and distributes the goods and services, makes the payment on behalf of the client, collects the client's debt or account receivables। तो फैक्टरी के अंदर काम क्या करते हैं? अभी अभी बताया था मैंने। फैक्टरी के अंदर आपका लोन कलेक्शन का काम कौन करेगा? एक आउटसाइडर बंदा करेगा जिसका नाम फैक्टर होता है। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कमर्शियल पेपर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम, एक कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? एक कमर्शियल पीरियड, कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड होता है 90 to 364 डेज।
कमर्शियल पेपर के बारे में कुछ एक बातें और याद रखना, एग्जाम में काम आएगी आपको। ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड होता है, मिनिमम 5 लाख का मिलेगा, इससे कम का आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज आखिरी। Which of the following factors that are considered to solve the financial problem of the business organizations are cost of capital supply, importance of the objective of the capital, different type of benefits? Which of the following factors that are considered to solve the financial problem of a business organization? इनमें से किन बेसिस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टर्स? एक तो आपको कैपिटल, एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सप्लाई आपको हो जाएगी, और दूसरा आपको इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैपिटल का पता लग जाएगा। एक बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए अगर फैक्टरिंग सर्विसेज के थ्रू पैसा आ जाता है तो बैंक का एक तो सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दूसरा वो उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकता है, इसीलिए आंसर क्या है 1 एंड 2। एक और बात कर लेते हैं, जैसे एडीआर था, द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू डिपॉजिटरी बैंक, अभी प्रोसीजर मैंने आपको बताया, विच इज इन टर्न इश्यूज द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स नोन एज। तो अगर ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका में इशू की गई है तो एडीआर बोलते हैं, और उसके अलावा पूरी दुनिया में उस दूसरे देश में किए गए इशू को जीडीआर बोला जाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फुल फॉर्म तो दिया ही है जीडीआर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज किए। रोज लगभग सेशंस के साथ हम जुड़े रहेंगे। एक मैराथन में आप लोगों के लिए ला रहा हूं मॉड्यूल ए का, संडे को इवनिंग 7:30 बजे, टाइम मार्क कर लीजिएगा, संडे को फ्री रहेंगे आप भी। 7:30 PM पर मैं आप लोगों के लिए संडे को एक मैराथन लेके आ रहा हूं, जिसमें हम पूरा मॉड्यूल ए से रिलेटेड कोई 25-50 क्वेश्चंस मिनिमम हो, 50 क्वेश्चन तो मिनिमम टारगेट रखेंगे, और भी ज्यादा हम उसमें कर सकते हैं। मॉड्यूल ए आपका जो पूरा है ABFM का, उसको कवर करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय। लाइक आज का, which of the following is a source of external और लॉन्ग टर्म फाइनेंस? मैं आज कुछ और क्वेश्चंस आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ही करवा रहा हूँ, लाइक जरूर कर लीजिएगा सेशन से आप जैसे ही जुड़े। तो बताइए मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म फाइनेंस? एक्सटर्नल भी है और लॉन्ग टर्म भी है, वो इनमें से कौन सा है? बताइए। रिटेन्ड अर्निंग, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट और लीज फाइनेंसिंग। ट्राई कीजिए। कीप लाइकिंग द सेशन, जैसे जुड़े लाइक जरूर करें दोस्तों। सही गलत सब चलेगा, बताओ तो सही। आप लोग तो पार्टिसिपेट करते हो, इतना टाइम थोड़ी लेते हो। मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं परफेक्टली ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आप तक अच्छे से आ रही है? आज ऐसे कैसे आज पार्टिसिपेट नहीं करोगे? नाराज चल रहे हो क्या? देखो, सो एक्सटर्नल भी है और लॉन्ग टर्म भी है। तो बैंक लोन जो होता है वो एक्सटर्नल भी है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स भी है। तो बैंक लोन जो है वो इसका आंसर होगा, बी हमारा आंसर इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। इक्विटी शेयर्स जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एग्जाम्पल है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एग्जाम्पल है, इंटरनल फाइनेंस का एग्जाम्पल है, या नन ऑफ दी अबव? बताइए जल्दी से। इक्विटी शेयर्स
किस चीज का एग्जाम्पल है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरनल या नन ऑफ दी अबव? बताओ, आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? देखो, तो ये इंटरनल सोर्स नहीं, ये लॉन्ग टर्म का पार्ट है। किसका है? लॉन्ग टर्म। इंटरनल में नहीं आता है। देखो, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपका मन एक बार का इंटरनल की तरफ जाएगा, बट दिस इज नॉट इंटरनल फाइनेंस। तीसरा क्वेश्चन करते हैं आज का। डिबेंचर्स आर अ फॉर्म ऑफ, डिबेंचर्स किसके टाइप्स है? डिबेंचर्स आर अ फॉर्म ऑफ, डिबेंचर्स क्या है? इक्विटी फाइनेंस है, एक्सटर्नल फाइनेंस है, ट्रेड क्रेडिट है, या इंटरनल फाइनेंस है? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स किस कैटेगरी में आएंगे? बताइए, जल्दी बताइए। कीप लाइकिंग द सेशन, लाइक करना ना भूलें और फटाफट बताइए। आज आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आप लोग यार। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, वो सेशन जल्दी कंक्लूड कर देंगे। आप जब पार्टिसिपेट करोगे तो मैं दो चीज एक्स्ट्रा ही एक्सप्लेन करूंगा आपको। सेकंड आप बता रहे हैं अर्पिता जी, अनुप्रीता जी, डिबेंचर वाले का बताइए। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड वाले में इक्विटी शेयर नहीं, बी आएगा अनुप्रिता जी। सेकंड वाले में ए नहीं आ सकता। इक्विटी शेयर तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। थर्ड, डिबेंचर्स, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बताइए डिबेंचर्स किस कैटेगरी में आए? तो डिबेंचर्स एक्सटर्नल फाइनेंस में आते हैं। किसमें आते हैं डिबेंचर्स? एक्सटर्नल फाइनेंस में डिबेंचर शामिल होते हैं। देन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फाइनेंस? इनमें से क्या इंटरनल फाइनेंस का एक एग्जाम्पल है? इंटरनल फाइनेंस, इनमें से क्या इंटरनल फाइनेंस का एक एग्जाम्पल है? तो वेंचर कैपिटलिज्म, फैक्टरिंग, प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स एंड हायर परचेज। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फाइनेंस? इनमें से क्या इंटरनल फाइनेंस का एग्जाम्पल है? वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले आए, फैक्टरिंग कर लिया आपने अपने बैंक के साथ, प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, जो कमाया था प्रॉफिट वो बिजनेस में डाल दिया आपने वापस, और हायर परचेज से कोई एसेट खरीद लिया आपने। इंटरनल, तो किसी भी बिजनेस के लिए इंटरनल क्या होता है? बताओ बताओ, इंटरनल क्या होता है किसी भी बिजनेस के लिए? यस, इंटरनल फाइनेंस का मतलब होता है गीता जी, जो आपने अपने जेब से बिजनेस में लगाया हो, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बाहर वाले से पैसा लिया ही नहीं, आपका बिजनेस था, आपने मुझसे पैसा लिया ही नहीं, आपने अपनी जेब से बिजनेस में लगा दिया। तो आपकी जेब में होता क्या है, बचता क्या है हमारी जेब में? तो हमें पता है हमारी जेब में नहीं। अनुप्रीता जी बिल्कुल नहीं। हमारी जेब में जब हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट बचता है। क्या बचता है हमारी जेब में? प्रॉफिट बचता है। तो प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, यस बिल्कुल गीता जी, करेक्ट आंसर है। हम हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट जो है वो ही वापस डालते हैं हमारे बिजनेस में। क्वेश्चन नंबर 5, which source of finance, which source of finance involves selling a company's account receivable at a discount to third party? Which source of finance involves selling a company's account receivables at a discount to third party? वो कौन सा सिस्टम होता है जिसमें मैं मेरे अकाउंट्स या मेरे डेटर्स आपको बेच दूंगा डिस्काउंटेड रेट पे? 100 करोड़ का मेरा डेटर था, मैंने आपको दे दिया, आप रिकवरी करना।
90 करोड़ रुपीस दे दो, 10 करोड़ आपको दिया मैंने, 100 के बदले में 90 करोड़ ही ले लिया, 10 करोड़ आपका रहा। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया गीता जी, शानदार। क्या आएगा देखो, बी, बिल्कुल फैक्टरिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। सो फैक्टरिंग वो सिस्टम है जिसके अंदर हम हमारे रिसीवेबल्स को किसी और को बेच देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? इनमें से क्या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है? शॉर्ट टर्म, बैंक लोन, प्रेफरेंस, डिबेंचर, इक्विटी शेयर्स, बताओ शॉर्ट टर्म कौन सा है इसमें से? जो कि थोड़े समय में, साल भर के अंदर भी लौटाना पड़ सकता है पैसा। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक आपके एग्जाम के लायक। देखो ध्यान रखना, बैंक लोन, बैंक लोन तो ऐसा होता है ना जो कभी भी लौटाना पड़ सकता है, जरूरी थोड़ी है 5 साल में लौटाओ। मैंने बैंक लोन 1 साल का लिया है। ये शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर। तो जो व्यापारी होता है वो बैंक से पैसा लेता है और उसको 1 साल में भी लौटाना पड़ सकता है। तो कुछ लोन्स तो होते हैं जो 1 साल में लौटाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बॉन्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, बॉन्ड्स किसका एग्जाम्पल है? बॉन्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बॉन्ड्स? इंटरनल फाइनेंस का, इक्विटी फाइनेंस का, एक्सटर्नल फाइनेंस का, या ट्रेड क्रेडिट का? बॉन्ड्स, जब मार्केट में हम बॉन्ड बेचकर पैसा लेते हैं तो बताइए वो किसका एग्जाम्पल है? इंटरनल, इक्विटी, एक्सटर्नल, या ट्रेड क्रेडिट? बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ व्हाट? बॉन्ड को किस कैटेगरी में डालोगे आप? जल्दी जल्दी बताओ। देखिए बॉन्ड जो है वो हमारे एक्सटर्नल फाइनेंस में आएंगे। बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ लोन, लोन है उसको लोन बोलते हैं, टर्म लोन बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं, बॉन्ड भी बोलते हैं। तो बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ लोन। क्वेश्चन नंबर 8, which source of finance involves borrowing against the value of an asset? ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें आप एसेट को गिरवी रखकर लोन ले लेते हो, बोलो मतलब चीजें अमाउंट बोरो कर लेते हो एसेट के बदले में? नहीं नहीं गीता जी, ऐसा नहीं है। बैंक लोन जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म, बैंक लोन तो शॉर्ट टर्म भी होता है ना। आप बैंक में है, कई लोग ऐसे भी तो होते हैं जो पैसा ले जाते हैं और 6-8 महीने में लौटा देते हैं। बताइए गीता जी, पॉइंट क्लियर है? जो डाउट आपके मन में था वो क्लियर है? बहुत बढ़िया, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following sources of finance does not require repayment of principal? इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसको रीपे करने की जरूरत नहीं है, पैसा वापस ही नहीं लौटाना आपको? पैसा एक बार ले लिया आपने, अब जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपको उसका प्रिंसिपल वैल्यू वापस नहीं लौटाना है कभी भी, बस जब बिजनेस बंद होगा तब लौटाना है। बताइए, बैंक लोन, इक्विटी, लीज, ट्रेड क्रेडिट? बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट, इक्विटी। सो इक्विटी फाइनेंसिंग वो तरीका है जिसमें पैसा आपको सिर्फ तब लौटाना है जब आपका पैसा जो है पूरा का पूरा आपका जो बिजनेस है जिस दिन वाइंड अप होगा उस दिन आपको इक्विटी का पैसा लौटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following sources of finance is typically used for short term working capital needs? थोड़ा सा टफ है, कोशिश कीजिए। लेकिन इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है
जो कि वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट टर्म। सबिहा जी, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर सी बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बोल रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। सबिहा जी, आप क्या क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बता रहे हैं या पिछले वाले के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल गीता जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट टर्म का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? ट्रेड क्रेडिट। अगर सबिया जी आपका आंसर भी 10th वाले के लिए था तो करेक्ट है, 9th वाले के लिए था तो इनकरेक्ट है, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following sources of finance involves pooling of the funds from multiple investors to finance a project or business? तो ऐसा वो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें हम बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हैं हमारे बिजनेस में लगाने के लिए? बहुत सारे लोगों से, मतलब 100, 200, 1000, लाखों लोगों से पैसा ले लिया। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हैं? गीता जी, कोशिश बढ़िया है। एंजल इन्वेस्टर के बारे में याद रखना, एंजल का मतलब होता है एक अकेला, है ना। दूत या एंजल, या जिसको कहते हैं ना परियां, बहुत सारी नहीं होती, वो एक ही होती है। लेकिन आपको इसमें नाम पे ध्यान देना चाहिए था। बहुत सारे लोगों पे मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ। क्राउड, नाम में ही क्या है? क्राउड। और क्राउड का मतलब बहुत सारी भीड़। तो क्राउड फंडिंग वो तरीका है, सी। क्राउड फंडिंग वो तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? क्राउड फंडिंग के थ्रू हम एक साथ बहुत सारे लोगों से पैसा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which source of finance involves selling a portion of the ownership in a company in exchange of a capital? समझना ध्यान से, क्या बोल रहा है 12th क्वेश्चन। ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें आपको कंपनी की एक ओनरशिप बेचनी पड़ती है? सेलिंग अ पोर्शन ऑफ द ओनरशिप इन अ कंपनी। अगर आप मुझसे पैसा लेंगे तो इसके बदले में आपको मुझे थोड़ी सी ओनरशिप देनी पड़ेगी। सो ऑनरशिप एक्सचेंज के लिए जो तरीका यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कि आपकी जगह मैं मालिक बन जाऊंगा, तो उसके लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करते हैं? ऑनरशिप शेयर जब करते हैं तो कौन से करते हैं? देखो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कर लेना दोस्तों सेशन को। आज थोड़ा रेस्पॉन्स आप लोग कम कर रहे हैं, रेस्पॉन्स देते रहिए। जितना आप रेस्पॉन्ड करेंगे उतना ही बेहतर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। गलत जवाब भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू जज यू। कोई भी आपको जज नहीं करने वाला आपके गलत जवाब के लिए। आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, आप जवाब दीजिए। देखो समझिए, अब जैसे अनुप्रिता जी ने कहा बीए। अनुप्रिता जी, लीज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। प्रॉपर्टी का यूज ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप भी नहीं होती। तो इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको अपनी हायर परचेज भी सेम सिस्टम है। इक्विटी फाइनेंसिंग, नेहा जी, इक्विटी फाइनेंसिंग वो तरीका है, ये सभी जी बिल्कुल करेक्ट है। इक्विटी फाइनेंसिंग वो तरीका है जिसमें हम हमारी ओनरशिप शेयर करते हैं। देखो, इक्विटी शेयर्स का मतलब ही यही है। मेरे पास है तो मैं आपकी कंपनी का मालिक हूं। मैंने आपको बेच दिए, आपसे पैसा ले लिया, तो अब आप कंपनी के मालिक बन गए। ओनरशिप ट्रांसफर इक्विटी फाइनेंसिंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following source of finance involves borrowing against the value of real estate? तो मैं रियल एसेट आपके पास रख के पैसा ले लूं। मैं बैंक आया, मैंने अपना घर आपको बोला कि साहब ये मेरी एसेट है, इसको आप रख लो और इसके बदले में मुझे लोन दे दो। तो मैं पैसा अगर उधार लेता हूं किसी प्रॉपर्टी को रखकर, तो उसको क्या बोलेंगे? बैंक लोन, फैक्टरिंग, मॉर्गेज फाइनेंसिंग या ट्रेड क्रेडिट?
बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें तो सभी का जवाब आना चाहिए। सभी का जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बढ़िया अनुप्रीता जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सभी का आंसर करेक्ट है। क्या आएगा? मोर्टगेज फाइनेंसिंग। मैंने गिरवी रख के लिया है ना पैसा, दैट इज मोर्टगेज फाइनेंसिंग। बिल्कुल तारक जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शानदार, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, which source of finance involves obtaining funds from friends and family members? वो कौन सा तरीका है जिसमें हम बिजनेस चलाने के लिए पैसा अपने परिवार के लोगों या दोस्तों से ही ले लेते हैं? बताइए। ट्रेड क्रेडिट, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग या रिटेन्ड अर्निंग्स? देखो, दोस्तों से ले रहे हैं, फंड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। बहुत आसान है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको उधार कौन देगा? आपके दोस्त देंगे, आपके फैमिली मेंबर देंगे। वो तब देंगे जब उनके पास होगा देने के लिए। कोशिश अच्छी है तारक जी, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट तो बहुत बड़े व्यापारी लोग होते हैं। अब आप उनमें कोई आपका दोस्त हो वो अलग बात है। नहीं, सबिहा जी नहीं। याद रखना, ये बहुत आसान है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा? ट्रेड क्रेडिट आएगा। इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? ट्रेड क्रेडिट। देखो, आप ही के दोस्त और आपके ही फैमिली मेंबर्स होंगे जो बिजनेस करने के लिए पैसा उधार देंगे आपको। नहीं, क्राउड फंडिंग के अंदर तो हम बहुत से लोगों से ले लेते हैं, उसमें फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ट्रेड क्रेडिट मोस्ट रेलिवेंट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। आप ही का दोस्त होगा जो बुरे वक्त में आपको उधार माल बेचेगा, अदरवाइज और कोई नहीं बेचेगा, उसको पता है कि पैसा वापस आना मुश्किल है। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following sources of finance is based on the future cash flow of the company? इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो पे डिपेंडेंट है, मतलब भविष्य में जो कमाएंगे उस पर डिपेंडेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विटी फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग या डिबेंचर? ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि इज बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, जिस सोर्स का पूरा डिपेंडेंसी किस पे है? जो कंपनी फ्यूचर में कमाएगी उस पे है। बढ़िया गीता जी, बहुत बढ़िया कोशिश है तारक जी। बहुत बढ़िया। तो देखो, याद रखना, जो फ्यूचर कैश फ्लो पे डिपेंड करता है वो लीज फाइनेंसिंग है। बहुत बढ़िया तारक जी, करेक्ट आंसर है आपका। देखो, लीज फाइनेंसिंग में हम हर आने वाले साल के लिए लीज रेंट देते हैं। तो मैं कमाऊंगा तो आपको लीज रेंट दूंगा। तो ये एक ऐसा सोर्स है जो कि किस पे डिपेंड करता है? लीज फाइनेंसिंग जो है वो फ्यूचर कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। 16, which source of finance allows a company to acquire assets and pay for them in installments over a time? ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें मैं आज आपसे एसेट ले लूंगा और फिर आपको लंबे समय तक किस्तें देता रहूंगा? ध्यान रखना, अक्वायर अ एसेट है। ऐसा कौन सा फाइनेंसिंग सिस्टम है जिसमें आप मुझे आज एसेट दे देंगे और फिर लंबे समय तक मुझसे क्या लेते रहेंगे? उसका पेमेंट किश्तों में लेते रहेंगे। आप मुझे पैसा नहीं दे रहे, आप मुझे क्या दे रहे हैं? एसेट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया तारक जी, नेहा जी, कोशिश बहुत अच्छी है। बैंक लोन में आपको पैसा मिलेगा, एसेट नहीं मिलेगी। एसेट किस में मिलती है? हायर परचेज में आपको एसेट मिलेगी। कोशिश बढ़िया है अनुप्रीता जी, गीता जी, लेकिन एसेट किस में मिलती है? हायर परचेज में मिलती है। देखो, लाइक जरूर कर लेना दोस्तों सेशन को। और तो जो बुक मैंने आप लोगों को बताई है स्टार्टिंग में, ऐसे अच्छे और आसान लेकिन कंफ्यूजिंग ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे उसमें। उसकी प्रैक्टिस से आप थोड़ा फ्लुएंट हो जाएंगे। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज सुटेबल फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस, किसके लिए, स्टार्टअप के लिए, विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। तो एक स्टार्टअप है जो कह रहा, जिसको देख के लग रहा है कि वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बिजनेस के लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे ज्यादा सुटेबल है? बहुत बढ़िया तारक जी, बहुत बढ़िया गीता जी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है आपका। एक्सेलेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टर्स पैसा ही इनमें ही लगाते हैं। बिल्कुल अनुप्रीता जी, बिल्कुल करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजल इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 18. Which source of finance involves borrowing against the value of equipment and machine? इनमें से कौन सा तरीका है जिसमें आप मशीन या इक्विपमेंट के थ्रू पैसा ले सकते हो? आपके पास कोई एसेट है, आपने मुझे दे दी यूज करने के लिए, इसके बदले में आपको क्या मिलता है? कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस मिलता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कोशिश करो। अभी सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करवाया था अलग लैंग्वेज में। बहुत बढ़िया नेहा जी, तारक जी, बढ़िया। गीता जी कोशिश बढ़िया है, कंसंट्रेशन दीजिए थोड़ा। सेम क्वेश्चन बताया था कि प्रॉपर्टी आपको ने मुझे दे दी, मैं हर साल उसे यूज करूंगा और आपको लीज रेंट दूंगा, है ना? तो याद रखिएगा, लीज वो तरीका है। उम्मीद करता हूँ लाइक आप लोगों ने सेशन को कर लिया है, नहीं किया है तो प्लीज कर लो। तब तक मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। Which of the following source of finance involves a individual or organization providing funds in exchange for a share of the company's ownership? इनमें से वो कौन सा तरीका है जिसमें आप फंड लेकर, which of the following source of finance involves an individual or organization providing funds in exchange of share of a company's ownership? इनमें से वो कौन सा तरीका है जिसमें लोग आपको पैसा देंगे और उसके बदले में आपसे कंपनी में ऑनरशिप लेंगे? क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके मन में था सर इक्विटी का ऑप्शन दिख जाएगा तो आंसर लगा देंगे, लेकिन यहाँ इक्विटी का ऑप्शन बदल के कुछ और दे दिया। बढ़िया तारक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा जी, एक्सेलेंट, शानदार। वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट वो उन कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बदले में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे क्या, कि आप उन्हें इक्विटी होल्डिंग देंगे। रिटेन्ड अर्निंग गीता जी, रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो प्रॉफिट को बोलते हैं, कंपनी के प्रॉफिट को प्लस जनरल रिजर्व को बोलते हैं। सो कंपनी का प्रॉफिट और जनरल रिजर्व अगर आप बिजनेस में लगाते हो तो उसके बदले में कभी भी हमको इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती, शेयर होल्डिंग नहीं छोड़नी पड़ती। बट वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं, वो शार्क टैंक इंडिया देखा होगा ना आपने, तो वो जो तीन चार लोग सामने बैठे हुए थे वो है वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं उनको। ठीक है, 19 के बाद आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। Which source of finance involves obtaining funds by selling goods or services before receiving the payment? इनमें से कौन सा source of finance है involves obtaining funds by selling goods or services before receiving the payment? मतलब माल ले लो पैसा बाद में मिलेगा। आसान क्वेश्चन है ये तो। ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें आप माल ले आते हो और पैसा बाद में देते हो? क्वेश्चन नंबर 20। किसी दुकान पे आप गए, आपने बोला, किसी दुकान पे आप गए, आसान क्वेश्चन है, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? किसी दुकान पे आप गए और आपने वहां जाके बोला भैया पैसा बाद में लेना उधार। अरे ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे ना यार, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार पे माल बेचना। यस, बिल्कुल करेक्ट है अनुप्रीता जी, उधार पे माल बेच रहे हैं ना अपन, तो डी क्यों आएगा? फैक्टरिंग तो बिल्कुल ही अलग मामला है। फैक्टरिंग में तो एक बैंक अपने डेटर्स एक आउटसाइड एजेंसी को बेच देता है। सो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे? इजी है लेकिन ट्रिकी है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। आज के अच्छे लगे क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि और कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन करें, मेहनत करें उसके लिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।